Good morning, students. Today we are going to learn about reaction intermediate. Reaction mechanism हम पढ़ रहे हैं. Reaction mechanism में हमने देखा what is a reaction, reaction क्या होती है, रिएक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये बताया था मैंने आपको. इसमें हम किस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग से स्टार्ट होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग को हम किस तरह से शो करेंगे. कर्व्ड एरो नोटेशन के बारे में बताया था आपको मैंने, फिश हुक एरो के बारे में बताया था मैंने आपको. तो अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट का मीन क्या होता है, बीच का कोई चीज़ है ना, मध्यवर्ती. तो किसी भी रिएक्शन के बीच में, यानी रिएक्शन के बीच का जो मध्यवर्ती, जो प्रोडक्ट भी नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि क्या होता है रिएक्टेंट वो होते हैं क्रियाकारक, अभिकर्मक, जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है. और ये मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं, एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है. सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वो होता है जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है. A substrate is a compound where bond breaking takes place. And reagent क्या होता है, reagent is a substance by which bond breaking takes place in a substrate. तो उसकी प्रेजेंस में ही होती है reagent को हम बोल सकते हैं अटैकिंग reagent, बिकॉज इट अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा. अब मैंने आपको टाइप ऑफ रिएजेंट्स के बारे में बताया था, न्यूक्लियोफाइल देखा आपने, इलेक्ट्रोफाइल देखा, ये आपने 2 टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स देखे थे. अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं. देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होंगे कि रिएक्टेंट से, जैसे रिएक्टेंट से तो क्या होती है हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है और उसका जो फाइनल कंप्लीट कब होगी, जब उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो उसके बीच में जो सब्सटेंस बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती. अब क्या क्या होती है रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे आपके कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स और बेंजाइन्स. तो हम इन्हीं की ही स्टडी करेंगे, इन सब की स्टडी करेंगे यहाँ पे. तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टार्टिंग हम करते हैं. तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन फिर देख लेते हैं आप यहाँ. तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हम देखते हैं कि हम बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे इसे, कि अ न्यूट्रल और चार्ज स्पीसीज विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन. ये न्यूट्रल भी हो सकती है, इट कैन बी न्यूट्रल और इट कैन बी अ चार्ज स्पीसीज, दोनों में से कुछ भी हो सकती है. एंड इट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान ही इसका फॉर्मेशन होता है, बीच में ये बनता है. एंड इट गिव्स द फाइनल प्रोडक्ट इज नॉन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट. और इससे क्या बन जाता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं. जो भी ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव है. और रिएक्टिव अगर है तो आप जानते हैं कि रिएक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. तो अगर जितना ज़्यादा कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, यानी कि रिएक्टिव जो भी स्पीसीज़ होती है, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है. तो इनकी बहुत ही मतलब स्टेबल तो होंगे नहीं है, और इनका लाइफ पीरियड जो होता है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁻12 सेकेंड के अंदर होते हैं. तो ये इनको इस तरह से आइसोलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है. ओनली एंड ओनली स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू ही हम इन्हें आइसोलेट कर सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन स्टेबल फॉर्म. You know that reaction intermediates are very reactive and are unstable है. तो कोई भी अनस्टेबल चीज़ होगी उसकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी से जल्दी क्या किस में कन्वर्ट होना चाहिए, किसी भी स्टेबल फॉर्म में. तो इनका लाइफ पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है, 10⁻⁻12 सेकेंड होता है. तो हम किस तरह से बोल सकते हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो होता है इज़ अ शॉर्ट लिव्ड होता है, हाई एनर्जेटिक होता है एंड हाईली रिएक्टिव स्पीसीज़ होती है. किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जनरेट होगी और इसकी टेंडेंसी क्या होती है, जल्दी से जल्दी इट क्विकली कन्वर्ट इनटू अ मोर स्टेबल प्रोडक्ट में जल्दी से कन्वर्ट होना चाहिए. बस ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस कैन दीज कंपाउंड्स बी आइसोलेटेड एंड स्टोर्ड. वैसे तो हम इन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लाइक एज लो टेम्परेचर है अगर, एंड मैट्रिक्स आइसोलेशन जो होता है उसमें ही हम इन्हें आइसोलेट कर पाते हैं. अब देखिए आप, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं, वहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है. आपने पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा आपने SN1 SN2 ये रिएक्शन तो आपको
पता होगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड है, एल्कोहल है, ये सब आपके क्या देते हैं, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं। तो आपने देखा है यहाँ पे जो SN1 होती है, यानी कि सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक जो फर्स्ट होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसमें आपने देखा है वो 2 स्टेप प्रोसेस होती है। और उसमें 2 स्टेप प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। एल्किल हैलाइड लिया आपने, और एल्किल हैलाइड से पहले किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इज़ नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फर्स्ट स्टेप पे बना है आपका, और ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। कार्बोकेटाइन इज़ अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड इट कन्वर्ट्स इनटू, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा आपका, जो भी इस पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, तो उससे ये फाइनल प्रोडक्ट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे देते हैं। अब ये जो आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये तभी बना है जब ये SN1 में, जो कि 2 स्टेप प्रोसेस है, वहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो अब हम एक एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन को। कार्बोकेटाइन, देखो इसका नाम ही देखिए आप, कार्बो यानी कार्बन है, और कैटाइन यानी कार्बन अगर कैटाइन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोकेटाइन। तो हम इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कार्बोकेटाइन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एन ऑर्गेनिक स्पीसीज विच हैज़ अ कार्बन एटम होगा एंड कंटेनिंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। कोई भी पॉजिटिव चीज़ होती है तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में एंड हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कॉल्ड है कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट कहेंगे। और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है इसमें। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मीन क्या हो गया कि 3 तो इसने sp2 बॉन्ड बना दिए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स हैं इसके, वो 3 बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक p जेड ऑर्बिटल जो होता है, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो क्या रह जाता है, इसके ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, अनऑक्यूपाइड है, और वो एम्प्टी रहता है। यानी अनऑक्यूपाइड का मीन क्या है, वो एम्प्टी है, खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो कार्बोकेटाइन जो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, यू नो दैट कि जिसके अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर हमेशा कौन सी होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, जो कि किस में होंगे, एक प्लेन में होंगे, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। और जो आपका पी जेड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो अनऑक्यूपाइड है, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। एंड किससे जनरेट होंगे, कौन सी बॉन्ड फिशन से जनरेट होंगे, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से। मैंने आपको 2 तरह की बॉन्ड फिशन बताई थी। फर्स्ट इज बॉन्ड फिशन, मैंने आपको 2 तरह से बताई थी। कौन कौन सी बताई थी आपको, एक तो होमोलिटिक बताई थी, एक हेट्रोलिटिक बताई थी। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन जब भी होता है तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, आयनिक स्पीसीज़ का। तो उससे आयनिक स्पीसीज़ बनेगी, आपकी आयनिक स्पीसीज़ बनती है। आयनिक स्पीसीज़ में भी जो कैटायनिक स्पीसीज़ होती है, पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, जिसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी को ही हम कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोनियम आयन कहेंगे। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इन तीनों में ही। मिथाइलियम, इसमें हम जो नाम बोलेंगे ना तो ईयम लगाएंगे पीछे, तो ये देखो मिथाइलियम हो गया ये, और ये कौन सा हो गया, इथाइलियम हो गया, और ये हो गया आपका प्रोपाइलियम। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनियम आयन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्किल कार्बोनियम आयन। Like free radical carbonium ion also classified into 3 classes। एक प्राइमरी कार्बोनियम आयन होता है, एक सेकेंडरी कार्बोनियम आयन होता है, और थर्ड एक होती है टर्शरी कार्बोनियम आयन। तो सबसे पहले प्राइमरी कार्बोनियम आयन के अंदर हम क्या बोलेंगे कि जो ऐसा कार्बोकेटाइन जो कि कार्बन कैसा होना चाहिए आपका, केवल एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए। अगर वो प्राइमरी कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो किससे अटैच होना चाहिए, ओनली एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए। एक ही एल्किल ग्रुप, यहाँ पे आर जो दिखाया हुआ है वो एल्किल ग्रुप है, तो एक ही एल्किल ग्रुप से अगर अटैच है तो फिर उसे हम बोल देंगे प्राइमरी कार्बोनियम आयन में। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन क्या होता है कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, 2 एल्किल ग्रुप से, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसे हम सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बोलते हैं। टर्शरी कार्बोनियम आयन में क्या होता है कि कार्बन के जो तीनों ही हाइड्रोजन एटम होते हैं वो 3 एल्किल ग्रुप से सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, रिप्लेस्ड हो जाते हैं, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसे हमने बोल दिया टर्शरी कार्बोनियम आयन। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन है। अब आपने देख लिया टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन। अब हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से हम किस तरह से बताएंगे, देखिए कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर कार्बन से कौन सी ग्रुप अटैच है, अगर प्लस आई वाले ग्रुप अटैच है,
प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, जो एल्किल ग्रुप होगा उसका, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन देंगे, तो उसका जो पॉजिटिव सेंटर्ड है, मतलब जो उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज डेंसिटी जो कार्बन के ऊपर थी वो क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, वो डिस्पर्स हो जाएगी और कम हो जाएगी। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कम हो जाएगा। और कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज डिस्पर्स होता है, वो यानी चार्ज सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, लोकलाइज्ड चार्ज स्पीसीज जो होती है वो होती है अनस्टेबल। लेकिन अगर चार्ज चारों ओर फैल जाता है और चार्ज उसके ऊपर कम हो जाता है किसी स्पीसीज के ऊपर, तो उसे हम बोल देते हैं कि अब ये स्टेबल हो गई है, अब ये स्टेबल हो गई है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो इसी वजह से हम इसका ऑर्डर क्या बता सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हो जाएगा 3 डिग्री, कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। और 0 डिग्री का मीन क्या है, मिथाइल कार्बोकैटायन की रेफरेंस में ही हम ये देख रहे हैं। तो ये हमने क्या देखा, यहाँ पे कार्बोनियम आयन को देखा, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को देखा, टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन देखे हैं। अब सेकंड इंटरमीडिएट आ जाता है इसका, अब आता है हमारे पास सेकंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्ब एनायन। अब कार्ब एनायन का मतलब क्या है कि यानी ऐसी स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज होगी जिसमें कार्बन सेंटर कैसा होगा, नेगेटिवली सेंटर होगा। दीज आर द केमिकल स्पीसीज विच पजेज अ नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन सेंटर, कार्ब एनायन होती हैं। ये भी किससे बनेंगी, हेटेरोलिटिक फिशन से बनेंगी। बस इस बार क्या होता है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इट्स मीन कार्बन से जो अटैच मॉलिक्यूल है यानी वाई जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होनी चाहिए। Here Y is an atom which is more electropositive than carbon. This is why during the heterolytic fission the shared pair of electron is drawn towards the carbon atom to develop a negative charge over it. Heterolytic bond fission है और जो Y है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए आप, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कार्बो एनायन है वो यहाँ दिखाए हुए हैं। अब हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन कार्बेनायन। जो कार्बेनायन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और साथ में इसके ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी। अब हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भी उसी टाइप से है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री से हम बता देते हैं। ये देखा है आपको फर्स्ट जो केस में दिखाया हुआ है वो मिथाइल कार्बोनाइन दिखाया गया है। ये 0 डिग्री का इसमें ये इसलिए मीन है क्योंकि कार्बन के अंदर तीनों ही हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं, इसे हम एज अ रेफरेंस मानते हैं, यहीं से ही हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं कि अगर जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन किसी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो गया है तो इसे हमने बोल दिया 1 डिग्री। अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं तो 2 डिग्री हो जाएगा और तीनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं 3 डिग्री। अब हम इसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो इस इंडक्टिव इफेक्ट से ही हम बताएंगे, लेकिन क्या होती है कि इसकी स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है प्लस आई इफेक्ट से, कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम बता सकते हैं 1 डिग्री, जो कार्बेनाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अब इसका कॉज क्यों होगा, आप जानते होंगे CH3 ग्रुप जो होता है वो तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ दे रहा है, कार्बन की तरफ दे रहा है, कार्बेनाइन वाला जो कार्बन है उसकी तरफ दे रहा है। तो पहले से ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज और देगा ये, तो इससे क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी इस कार्बन के ऊपर। और मैंने बताया था कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज अगर सेंटर्ड होता है, चार्ज अगर इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे, तो उसे हम अनस्टेबल मानते हैं। तो जितना ज़्यादा कार्बन ग्रुप लगा हुआ रहेगा उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा कार्बेनाइन वाले कार्बन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, कार्बोकैटायन के बारे में और कार्बेनाइन के बारे में पढ़ा है। दोनों ही क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं। तो आगे के लेक्चर में आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और जैसे फ्री रेडिकल है, बेंजाइन है और नाइट्रीन है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है। तब तक थैंक्स।